नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आज हमारी MPG के टारगेट सीरीज का 48th लेक्चर है। और दोस्तों, जिस प्रकार से हमने डिसिप्लिन के साथ आपके लिए यह लेक्चर डेली लेके आए हैं, उसी प्रकार से डिसिप्लिन के साथ आपको इसे देखना वापस से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए एक प्रकार का रिवीजन के तौर पे काम करेगी। आपको न्यू फैक्ट मिलेंगे, साथ में जो फैक्ट आपको याद नहीं होते हैं वो बार बार आपको रिवाइज करने से याद हो जाएंगे। तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। अभी तक हमने टोटल 47th लेक्चर इसमें क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा जो हमारे चैनल PSC बाय डीसी सर पर है। उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी MPPSC MCQ सीरीज। उसमें जाइएगा, वहाँ पर आपको 47 लेक्चर टोटल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहीं से आपके प्रश्न सीधे सीधे MP में पूछे जाएंगे। लगभग 90 नंबर का आप सभी को पता है MP के एग्ज़ाम MP से पूछा जाता है। तो कभी आपको MPPSC में 90 नंबर सिक्योर करने हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, इस सीरीज को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर नंबर 47 के क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में यंत्र मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, यंत्र मंदिर की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ मंदिर मेनली कलचुरी राजाओं द्वारा बनवाया गया था। फिर दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सनोदा का किला स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सागर। सागर जिले में आप सभी को याद होना चाहिए सनोदा का किला स्थित है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रश्न से, जिसका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? अब देखिए, मैं अपन डेली इस पे अपन बात कर रहे हैं और देखिए घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या हम गलत डिटेल को पढ़ रहे हैं? ये आपको यहाँ से समझ में आएगा कि हाँ सर, आप बिल्कुल सही डिटेल बता रहे हो। तो देखो, मैंने आपको 10 बार बताया है कि पचमढ़ी कहाँ पर? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर तो स्थित है, परंतु सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक मध्य में एक श्रेणी पड़ती है, उसको महादेव श्रेणी बोलते हैं। और महादेव श्रेणी मेनली मैंने आपको बताई थी नर्मदापुरम में देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या बसा हुआ है? पचमढ़ी बसा हुआ है। ठीक है, एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर सबसे कम तापमान होता है। ठंड के दिनों में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। जहाँ पर हमें मुख्य रूप से क्या क्या स्थान घूमने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें एक मिलता है धूपगढ़, क्योंकि धूपगढ़ की चोटी यहाँ पर घुमाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350। उसके बाद हमें यहाँ पर रीछगढ़ मिलता है घूमने के लिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सिल्वर वाटरफॉल सिल्वर वाटरफॉल देखने को मिलता है। उसके बाद पांडव की गुफाएं पांडव वाटरफॉल आपको याद रखना है, पन्ना जिले में। और पांडव की गुफाएं कहाँ पर है? पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है पांडव की गुफाएं। पांडव का नाम देखकर आपको हिंदू धर्म नहीं लगा के आना है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहीं पर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, चोरागढ़ महादेव का मंदिर, जो कि चोरागढ़ नामक जो उच्च चोटी है उस पर बसा हुआ है। वहाँ पर चोरागढ़ महादेव मंदिर भी हमें पचमढ़ी में देखने को मिलता है। तो किस पहाड़ी पर है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, महादेव पहाड़ियों पर हमारा क्या? पचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में दूसरा प्राकृतिक पर्यटन स्थल या एक और हिल स्टेशन बनाने की बात चल रही है, कुकरू खामला में। कहाँ पर? कुकरू खामला में, जो कि कहाँ पर स्थित है? बैतूल में। तो कुकरू खामला में भी हमारे यहाँ किस पर काम चल रहा है? हिल स्टेशन बसाने का कार्य चल रहा है। तो आप सभी को पचमढ़ी के बारे में मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ कहाँ पर? नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आती। यहाँ पहले अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। आप आज भी आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक छावनी देखने को मिलेगी आर्मी वालों की। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो देखो भैया, एक नदी निकलती है नर्मदा, और नर्मदा नदी में उत्तर दिशा की ओर बहते हुए आते एक नदी मिलती है, उसका नाम है तवा। कौन सी भैया? तवा। यह काली भीत पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर दिशा में बहना स्टार्ट करती है और आके होशंगाबाद जिले में नर्मदापुरम यानी इटारसी के नज़दीक किस नदी में मिल जाती है? तो हमारी नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है क्या? तवा बांध, तवा परियोजना भी जिसे बोलते हैं, जो कि इटारसी में बनी हुई है। इस नदी की एक सहायक नदी है देनवा। कौन सी सहायक नदी है? देनवा, जिसे सतपुड़ा की जीवन रेखा कहते हैं।
सतपुड़ा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? देनवा। और देनवा नदी किसकी सहायक है? तो याद रखना वह है तवा नदी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की अन्य सहायक नदियों की हम बात करते तो देखो हमें हिरण देखने को मिलती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मान नदी देखने को मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है। फिर हथनी नदी मिलती है, ऊँटनी नदी मिलती है, शक्कर नदी मिलती है, दूधी नदी मिलती है, तो गोई नदी मिलती है। तो ये सभी किसकी हैं? हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी का आपको याद रखना है उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर अमरकंटक से होता है, जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य बहती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इस नदी की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो सर इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, और इस नदी का उद्गम हमारे बैतूल के मुल्ताई से होता है। पार्वती नदी सर इसका उद्गम सीहोर के आष्टा नामक स्थान से होता है। महानदी आप सभी को पता है कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ की यहाँ नदी है। तो महानदी का हमारे यहाँ कोई भी मतलब कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इसकी एक सहायक नदी जरूर हमारे यहाँ से बह के महानदी में मिलती है, इसलिए महानदी नदी तंत्र का भी हमारे यहाँ से एक नदी को भाग बताया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए बेड़ा घाट कहाँ पर है। तो भैया बेड़ा घाट है अपना जबलपुर में, ठीक है। और बेड़ा घाट पे आपको बंदर कूदनी नामक एक पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा। बंदर कूदनी नामक एक पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा। बेड़ा घाट पर आप जाओगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा संगमरमर की तरह दिखने वाला एक झरना दिखता है, क्योंकि जबलपुर में मेनली वाइट कलर की चट्टानें हैं, और जब इनके ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो वह बिल्कुल भैया कंचन और चांदी की तरह दिखता है। तो जो जिसका नाम है बेड़ा घाट में, उसका नाम है भैया क्या? धुआंधार जलप्रपात। जो धुएं की तरह दिखता है, आप जाओगे ना तो जैसे संगमरमर की चट्टान भी सफ़ेद, पानी भी सफ़ेद, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? धुएं की तरह दिखने को मिलेगा। तो बेड़ा घाट या जबलपुर में कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है। फिर दुग्ध धारा और कपिल धारा, ये दोनों भी किस नदी पर बने हुए हैं? नर्मदा नदी के ऊपर बने हुए हैं, और कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुग्ध धारा और कपिल धारा कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर बने हुए अनूपपुर जिले में। फिर चचाई की बात करते हैं तो चचाई हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? बीहड़ नदी पर देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पर है? रीवा जिले में पड़ता है, ठीक है। तो इस को भी याद रख लेना, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर एक पांडव जलप्रपात की मैं आपको बात करूं तो पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। और पांडव की गुफाएं कहाँ पर देखने को मिली थी? तो हमें पांडव की गुफाएं सर आपने बताई थी पचमढ़ी में। और पांडव जलप्रपात कहाँ पर? तो वह है पन्ना जिले में। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो देखो चंबल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो बघेलखंड में है क्या? नहीं सर। ये तो पूर्व में बुंदेलखंड में है क्या? नहीं है सर। विंध्य कगारी प्रदेश में? नहीं सर। मध्य भारत के पठार में हमें देखने को मिलती है चंबल घाटी। चंबल घाटी आप सभी को पता है कि जैसे उत्तर में 3 जिले हैं, कौन कौन से? यहाँ पर है श्योपुर, यहाँ पर है मुरैना, और यहाँ पर है भिंड। इन 3 जिलों में हमें क्या देखने को मिलती है? चंबल नदी घाटी देखने को मिलती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि चंबल के द्वारा क्या किया जाता है? अपर्दन किया जाता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जिला है? तो मुरैना जिला है। चंबल नदी की बात करते हैं तो यह इंदौर के जानापाव नामक स्थान से निकलती है, जानापाव हिल से निकलती है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके ऊपर 3 परियोजना बनी है, उसके ट्रैक है गरज, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। 3 ही किस पे बनी हुई हैं? मेनली चंबल नदी घाटी पर। चंबल नदी घाटी की हम बात करते हैं कि उसकी क्षमता कितनी है, तो आप सभी को पता है कि चंबल नदी की घाटी की क्षमता कितनी है? कुल 386 मेगावाट है। और 3 ही परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये सभी पॉइंट मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रिवाइज होता रहे। आप चाहें तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, वो आपकी आकांक्षा है कि आपको क्या करना है। कभी आपको अच्छे से गौर से पढ़ना है कि नहीं सर मुझे तो पूरे नंबर हासिल करना है, तो मेरा यही मानना है इसे गौर से देखिए और एक एक पॉइंट सुनिए, क्योंकि क्या आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कुछ पता नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो कल भी यह प्रश्न आया था। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसून प्रकार की है। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश मेनली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार है मध्य प्रदेश का, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु।
और यहाँ पर क्या होता है, हर 3-4 महीने में मौसम में परिवर्तन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कोपेन साहब ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने 2 भागों में बांटा गया है और उनके अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र हमारा CWG के अंतर्गत आता है। फिर टी मन्ना नारायण आए थे, उनने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया था। थर्न थोवेट आए थे, उनने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। और भौतिक आधार या भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई सा कारक करता है तो वह करता है जो हमारी कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। सर्वाधिक प्रभावित हमें कौन सी करती है, कर्क रेखा करती है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले टेस्ट सीरीज के बारे में आज वापस सुन लो भाई, 99 रुपये में है, परचेज कर लो। देखो अगला टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 11 तारीख के दिन, उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। और आप सभी को पता है कि पिछली बार कभी आपसे प्रश्न नहीं बने थे, तो सर एक टॉपिक था भारतीय अर्थव्यवस्था, मुझसे उसी से क्या नहीं बने थे, टॉपिक से प्रश्न नहीं बने थे। तो इस बार हमसे वापस प्रश्न बने, उसके लिए आपको पढ़ते रहना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कब है, 11 तारीख के दिन है, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। सो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपको जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे मिलने वाले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी यहाँ पर प्रश्न है जो 15 तारीख के दिन होगा, यानी लगभग 6ठी यूनिट से आपको 200 प्रश्न मिलेंगे। और 200 प्रश्न कभी आपको एक बार मिल गए एग्ज़ाम बेसिस के, तो यकीन मानिएगा यहाँ से आपके प्रश्न डेफिनेटली आएंगे। तो इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। मात्र 99 रुपये में भाई 2 सैंडविच भी खाओगे ना, तो 2 सैंडविच 2 दिन मत खाना, आपका आराम से पैसा वसूल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। तो देखो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों को, तो मैं आप बता देता हूँ कि कान्हा बाबा का जो मेला लगता है वह सोडलपुर में लगता है। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न में होशंगाबाद लगा के आ जाते हैं, परंतु इन्होंने सोडलपुर ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, सोडलपुर। और सोडलपुर किस जिले में आता है, तो हरदा जिले में आता है। तो हरदा के सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला हर साल आयोजित किया जाता है। लगभग 1 मंथ तक यह मेला चलता है, आपको याद रखना है। फिर देखो भैया, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ रीवा में, जो रीवा जिला है, रीवा में कौन सा महामृत्युंजय का मेला लगता है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। सीधी में कौन सा लगता है, सीधी में लगता है सर चांडी देवी का मेला लगता है। फिर देखो छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है। फिर मुरैना के पोरसा में नागा जी का मेला लगता है। फिर गुना में आप सभी को पता होगा तेजा जी का मेला लगता है। शाजापुर में आप सभी को पता होगा, शाजापुर का, सुजालपुर का बड़ोदिया, वहाँ पर कौन सा लगता है, तो गरीबनाथ का मेला लगता है। तो ये सभी मेले आपको याद रखने हैं। सलकनपुर का मेला हमारे सीहोर में लगता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो भैया उदयगिरी की गुफाओं की सबसे पहले तो बात कर लो। तो देखो उदयगिरी की गुफाएं का निर्माण कब हुआ था, 3 से लेकर 5वीं शताब्दी के मध्य इन गुफाओं का निर्माण हुआ था, जब भारत में गुप्त राजाओं का शासन था। तो आपको याद रखना है कि ये जो गुफाएं वह किससे हैं, गुप्त काल से संबंधित है। इन गुफाओं का जो संबंध है वह हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। किससे, हिंदू तथा जैन धर्म से यह गुफाएं मेनली संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, विदिशा में, गुप्त काल से है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें कुल संख्या है 20 गुफाओं की, जिसमें से एक नंबर गुफा और 20 नंबर गुफा किससे, जैन धर्म से संबंधित है। बाकी की बची हुई गुफाएं किससे, हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण गुफा है गुफा नंबर 5, जहाँ पर विष्णु भगवान के बराह अवतार की हमें मूर्ति प्राप्त होती है। तो याद रखना, एक बार MPPSC ने पूछा था कि उदयगिरी की कौन सी गुफाओं में विष्णु भगवान के बराह अवतार की मूर्ति मिलती है, तो याद रखना 5वें नंबर की गुफाओं में हमें बराह अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन और भी गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं जो धार में है, वहाँ भी गुप्तकालीन गुफाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है सर, विदिशा में हमें उदयगिरी की गुफाएं देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, रायसेन में हमें क्या देखने को मिलता है, तो रायसेन में हमें सांची देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सांची कहाँ पर है, रायसेन में। धार में क्या भैया, मांडू है। फिर भोपाल में जाओगे तो यहाँ पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है सर, जनजातीय संग्रहालय है। फिर हमारा जो विधानसभा भवन है, इंदिरा गांधी विधानसभा, वहाँ स्थित है। भोपाल भारत भवन स्थित है, वल्लभ भवन स्थित है। ये सभी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, भोपाल में। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है। तो भैया मूर्तिकला का तीर्थ जिसे कहा जाता है उसका नाम है खजुराहो।
क्या नाम है, खजुराहो। तो खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मंदिर पे आपने देखे होंगे बहुत सारी मूर्तियाँ उकेरी गई थी, इसलिए मूर्तिकला का तीर्थ किसे कहते हैं, खजुराहो को कहते हैं। तो यहाँ के पहले स्टार्टिंग में इन मंदिरों की संख्या कितनी थी, 85 थी, वर्तमान में 23 है। इन मंदिरों का निर्माण 1050 से लेकर 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। इस मंदिर समूह को 3 भागों में बांटा जाता है, एक है पश्चिम, दूसरा है पूर्व और तीसरा है दक्षिण। पूर्व मेनली जैन धर्म से संबंधित है और पश्चिम और दक्षिण किससे, हिंदू धर्म से। पश्चिम में हमें देखने को मिलता है कंदारिया महादेव मंदिर और इसके साथ साथ 64 योगिनी मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर को याद रखना है, मध्य प्रदेश के 3 स्थानों पर है, एक तो खजुराहो में यानी छतरपुर जिले में, एक जबलपुर में भी है और उसके बाद एक मुरैना में भी है। फिर पूर्व में जो पड़ता है, पूर्व में हमें पार्श्वनाथ का मंदिर तथा घटाई मंदिर देखने को मिलता है। फिर दक्षिण में हमें दूलादेव और चतुर्भुज मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मंदिर हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, छतरपुर में देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों की श्रेष्ठता के कारण इन्हें 1986 में किस में जोड़ा गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था। तो ये भैया पूरी रही यूनिट 2 की बात, जहाँ पर हमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल आपने सुन रखा होगा, एक टॉपिक है, वो सभी प्रश्न आप यहाँ से बना दोगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो आप सभी को पता है कि सर गोंड जनजाति की एक जाति है अगरिया, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्र में निवास करती है और यही जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, यानी इनके भगवान किसमें, लोहे में निवास करते हैं, ऐसा इनका कहना है। और यह जनजाति मेनली लोहे का कार्य करती है। और ये जनजाति किसकी उपजाति है, तो यह गोंड जनजाति की क्या है, उपजाति है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत भवन कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। भारत भवन की बात करते हैं तो भारत भवन की स्थापना 1982 में की गई थी, यानी इसको बनाया कब गया था, 1982 में बनाया गया था। यहाँ एक सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ एक प्रकार का संग्रहालय है। इसकी जो डिज़ाइन की थी, यानी जो इसके वास्तुकार थे, उनका नाम क्या था, चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया कौन थे, इसके वास्तुकार थे। अब इसके क्या है कि जो इकाइयाँ हैं भारत भवन की, इन इकाइयों से अधिकतर प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आज उन इकाइयों को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, एक है रूपांकर इकाई। रूपांकर इकाई क्या है, एक प्रकार की ललित कला का क्या है, संग्रहालय है। ठीक है, ये सभी याद रखना क्योंकि एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। फिर दूसरा है रंगमंडल। क्या है, रंगमंडल है। यहाँ पर क्या होता है, प्रदर्शनियों की सूची लगी हुई है। ठीक है, फिर तीसरा है बागर्थ। तो बागर्थ में क्या होता है, भारतीय कविताओं का यहाँ पर केंद्र है बागर्थ में। फिर देखिए उसके बाद अनहद, एक जगह क्या है, अनहद है, जहाँ पर शास्त्रीय व लोक संगीत केंद्र है अनहद। फिर उसके बाद है छवि, जो कि सिनेमा के लिए बनाई गई है। तो ये सभी 5 भाग आपको याद रखने हैं। ये सभी इकाइयाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, हमें भारत भवन में देखने को मिलती, जो कि हमारे भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। कल भी हमने बात करी थी कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी टोटल कितने 21.1% निवास करते हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है तो वहाँ कहाँ पर करती है, मध्य प्रदेश में। अब इसे हमने 2 भागों में बांटा था कि सर एक भाग था हमारा क्या, प्रतिशत के हिसाब से, और दूसरा था यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, हम लिख लेते हैं इधर सर्वाधिक और इधर लिख लेते हैं न्यूनतम। ठीक है, तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं, तो आप सभी को पता है अलीराजपुर में निवास करते हैं, कहाँ पर, लगभग 89%। उसके बाद झाबुआ में। न्यूनतम कहाँ पर, भिंड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, तो सर्वाधिक कहाँ पर, धार में, और न्यूनतम कहाँ पर, भिंड में। तो ये सभी आंकड़े मैंने कल आपको बताए थे। तो यहाँ पर पूछा था प्रतिशत की दृष्टि से, तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो सर हमें देखने को मिल रहा है अलीराजपुर के बाद आता है झाबुआ। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा झाबुआ। ठीक है, अलीराजपुर, झाबुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो झाबुआ, झाबुआ के बाद बड़वानी। ठीक है, फिर यहाँ पर भिंड,
दतिया और फिर मुरैना। ये दो दो तीन तीन जिले याद रख लेना। अलीराजपुर ऑप्शन नहीं आता तो आपको क्या लगा के आना है, झाबुआ लगा के आना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो भैया ये बहुत पुराना है, तो इसमें इन्होंने जो माधुरी दीक्षित था इन्हें क्या बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो देखो भैया, जो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय कहाँ पर है यही याद रखना सबसे पहले तो कि भोपाल में है। और इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1909 के समथिंग की जाती है। तो ये बात याद रखना कि जो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय जो भोपाल में है उसको वर्तमान में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है वहाँ है हमारे इंदौर में। ठीक है। इसकी स्थापना 1940 में यशवंत राव होलकर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यशवंत राव होलकर द्वारा की गई थी। और इसका जो नाम था वह था होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से इसकी स्थापना होती है। फिर बाद में इसे मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ कर दिया जाता है। इसका जो मुख्यालय वह होलकर ग्राउंड जो है हमारा, होलकर ग्राउंड में इसका मुख्यालय मिलता है, जो कि कहाँ पर है? इंदौर में ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? तो भैया, संध्या अग्रवाल का जन्म ऐसा कहा जाता है कहाँ पर होता है? जबलपुर में होता है। और इनका विवाह कहाँ पर होता है? इंदौर में। और यहाँ मेनली क्रिकेट से संबंधित थी। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही हैं, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? तो देखो, नरेंद्र हिरवानी, आज कभी आप टावर स्क्वायर के पास रहते होंगे तो आपको अधिकतर जगह घूमते मिल जाएंगे। नरेंद्र हिरवानी जी अभी जिंदा हैं। इनने अपने डेब्यू मैच में ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कितने विकेट लिए थे? 16 विकेट लिए थे एक मैच में। तो याद रखना भैया, नरेंद्र हिरवानी कहाँ से? इंदौर से संबंधित है और क्रिकेट खेल से संबंधित है। इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कितने विकेट लिए थे? 16 विकेट लिए थे। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पे शासन किया था? तो मैंने पहले भी बताया कि रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ पर होता है। तो सर, इनका चंदेल वंश के एक राजा थे शालीवाहन। ये कौन थी? शालीवाहन की पुत्री थी, उनके यहाँ जन्म होता है। इनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह के साथ होता है। किसके साथ? दलपत शाह के साथ, जो कि संग्राम शाह के पुत्र थे। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती क्या बनती है? गोंड शासिका बनती, यानी उनका वहाँ अपना शासन चलाती अपने बेटे वीर नारायण के संरक्षण में। फिर देखिए, सबसे पहले ये अपनी राजधानी कहाँ पर लेके आते हैं? सिंगोरगढ़ के किले में अपनी राजधानी लेके आती हैं। और यहाँ सिंगोरगढ़ का किला वर्तमान में कहाँ पर है? दमोह में है। ठीक है। यहाँ से ये शासन करती हैं। उसके बाद इनके ऊपर 1561 में अकबर की सेना आक्रमण करती है। 1564 के समथिंग नरई नाले के युद्ध में रानी दुर्गावती शहीद हो जाती हैं। तो इनने मुख्य रूप से जो शासन किया था वहाँ कहाँ किया था? गोंडवाना वाले क्षेत्र में किया था, क्योंकि गोंड राजाओं का शासन आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पहले रहा था। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो कल या परसों के दिन मैंने आपको बताए थे प्रमुख स्टेडियम मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहले तो ऐशबाग स्टेडियम का याद रखना, हॉकी से संबंधित है। 2023 में इसका नाम बदलकर कैलाश सारंग क्या कर दिया गया है? कैलाश सारंग स्टेडियम कर दिया गया है 2023 में इसका नाम बदलकर। तो यह किससे है? हॉकी से संबंधित है। यहाँ पर टर्फ बिछी हुई है और टर्फ के ऊपर क्या होती है? हॉकी का खेल होता है। टर्फ क्या होता है? एक प्रकार का, ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक रूप से उगा हुआ घास नहीं है, वहाँ पर घास लगाया गया है, जो कि एक टर्फ के रूप में लगाया गया है। आपने टर्फ ग्राउंड वगैरह देखे होंगे, तो उस जैसा ही यह ग्राउंड है। तो यह कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो सेंधवा आप सभी को पता है बड़वानी में स्थित है। और बड़वानी से सर एक ने किया था, वहाँ थे भील जाति के एक नेता, उनका नाम था भीमा नायक। तो भीमा नायक द्वारा कहाँ पर? बड़वानी में नेतृत्व किया गया था। फिर इन्हें पकड़ लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर इन्हें कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है? तो इन्हें भैया पहुँचाया जाता है जो हमारा अंडमान निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह पहुँचाया जाता है। काले जेल की सज़ा इनको हो जाती है और वहीं पे इनको क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। ठीक है, याद रखना। फिर अगले निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी दी जाती है, ये याद रखना।
पूछा भी गया बहुत बार कि भीमा नायक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना पोर्ट ब्लेयर में। और भीमा नायक किस जिले से संबंधित थे, तो बड़वानी से संबंधित थे। ठीक है, फिर इन्हें क्या बोला जाता था, निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। भील जनजाति से थे। फिर जो लोअर गोई परियोजना थी गोई नदी के ऊपर, उसका नाम बदलकर भीमा नायक परियोजना कर दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। फिर इनने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ये बात भी याद रखना। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो भैया हमारा मध्य प्रदेश का पहला राज्य जिसने जो 73वां संविधान संशोधन था उसे अपनाया था। देखो मध्य प्रदेश की विधानसभा में यह पेश किया जाता है कब, 29 दिसंबर 1993 के दिन। फिर 30 दिसंबर 1993 को यह क्या हो जाता है, पारित हो जाता है विधानसभा से। 24 जनवरी 1994 के दिन क्या होता है, राज्यपाल इसको मंजूरी दे देते हैं। और 25 जनवरी 1994 से यह अधिनियम हमारे मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बार बार पूछे गए थे, मैंने पहले भी बताया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो संगीत के क्षेत्र में फेलोशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, उसका नाम है भैया अलाउद्दीन खां संगीत फेलोशिप। अलाउद्दीन खां कौन थे, तो यहाँ सर प्रसिद्ध सरोद वादक थे। इनका जो कार्यस्थली थी वह कहाँ थी, मैयर थी। और मैयर में ही इनका क्या है, एक बैंड बना हुआ है, मैयर बैंड या अलाउद्दीन खां बैंड भी उसे बोलते हैं। और मैयर में ही अलाउद्दीन खां समारोह आयोजित किया जाता है। याद रखना अलाउद्दीन किससे संबंधित थे, सरोद वादक थे। ये बात बिल्कुल याद रखना है आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाएगा। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया है, पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। मैयर घराने की नींव भी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अलाउद्दीन खां के द्वारा ही रखी गई थी। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा लाइव बैच चल रहा है मात्र 999 रुपये में परचेस कर लो। जिस भी बंदे को अभी भी रिवीजन करना हो तो वो आसानी से रिवीजन कर लेगा। 15 जनवरी तक यह कोर्स पैकअप कर देंगे हम, और 15 जनवरी के बाद आपके पास पूरा 1 महीना रहेगा। और 1 महीने में आपको जो भी लगता है, जिस भी यूनिट में आपकी कमी है, उस यूनिट का आप रिवीजन कर लीजिए। कभी आपको लगता है पहली यूनिट में मेरी कमी है, तो पहली यूनिट के लिए आप परचेस कर लो, तो आप इसे 999 रुपये में खरीद सकते हैं। अब हम करंट अफेयर की बात करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की लोहा शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। तो भैया मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की लोहा शिल्प को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और यह लोहा शिल्प किस जनजाति की, तो अगरिया जनजाति की है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाना फेस्टिवल, यहाँ पर ये वाला बनाना आना था, बनाना फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में बनाना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो बुरहानपुर ज़िले में होता है। तो बुरहानपुर ज़िले में ही आपको याद रखना है बनाना फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कहाँ एकात्मक धाम बनाया गया है। तो एकात्मक धाम भैया आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित है, और यहाँ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में बनाया गया है। यहीं पर आप सभी को पता है शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है। फिर आप सभी को पता है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जिसे आप बोलते हैं। यहाँ पर 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की मूर्ति लगाई गई है। तो ये सभी रहे आज के प्रश्न के साथ साथ करंट अफेयर। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताना है, साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे के जाना है कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा है। साथ में दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला कहाँ लगता है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।